हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो आज फिर एक छोटे ब्रेक के बाद हम आज वापस से डेली करंट अफेयर्स के सेशन को वापस लेकर आए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम पहले इंटरनेशनल सेक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो न्यूज है वो ये है, एस्केलेशन इन मुकल्ला, येमेन डिक्लेयर्स इमरजेंसी आफ्टर सऊदी अरेबिया बॉम्ब स्फोट एंड 72 आवर्स ब्लॉकेड इम्पोज। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बनाते हैं, सपोज करिए ये मिडिल ईस्ट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जिसको कि हम येमेन बोलते हैं, और यहाँ पे यूएई है, और ये जो पूरा एरिया है वो है सऊदी अरेबिया, ये है येमेन और ये है यूएई। देखिए, तो सऊदी अरेबिया ने यूएई पे एक आरोप लगाया है। उन्होंने ये बोला है कि यूएई ने दो शिप भर के उन्होंने मिलिट्री वेपन्स एक्सपोर्ट किया है। कहां पर? यमन में। उन्होंने एक्सपोर्ट किया है यमन में, और यमन के किस पोर्ट पे? उनका कहना है कि उन्होंने यमन में एक्सपोर्ट किया है, इसीलिए उन्होंने मुकल्ला पोर्ट, जो कि करीब इस साइड है यमन के, तो यानी कि सदर्न यमन में जो मुकल्ला पोर्ट है, तो वहां पर सऊदी ने इसलिए एक अटैक किया है यूएई को, थोड़ा सा एक वार्निंग देने के लिए। अब सऊदी अरेबिया ये भी सोच रहा है, उनका ये भी कहना है, उनका एक स्टेटमेंट है कि शायद यूएई जो है वो साउथ यमन के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनको वो सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है सऊदी अरेबिया ने ये स्टेप लिया है। कहां पर? मुकल्ला पोर्ट को। देखिए, ये सारे पोर्ट्स के जो नाम है, ये जो प्लेसेस है जो न्यूज में रह रहे हैं, उन सबको मैप के थ्रू एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैप पे एक बार प्लॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। रशिया हैज डिप्लॉयड द न्यूक्लियर कैपेबल ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम इन बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस कहाँ पे है, पहले ये देखते हैं। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि आपको आप यूक्रेन के नेबर भी आप कह सकते हैं। रशिया, यूक्रेन, और इधर यूक्रेन के नेबर में आपका बेलारूस पड़ता है। तो देखिए, तो रशिया ने क्या किया है, रशिया का एक मिसाइल सिस्टम है, ओरेशनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसाइल सिस्टम है, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और एक हाई स्पीड मिसाइल है, यानी कि बहुत दूर तक भी जा सकता है, और इसका काफी हाई स्पीड भी है। तो इन्होंने क्या किया है बेलारूस के साथ, ऐसा रशिया का स्टेटमेंट है कि उन्होंने पार्टनरशिप किया है, और बेलारूस को इस चीज का आइडिया था कि रशिया वहां पे अपना मिसाइल जो है उसको डिप्लॉय कर रहा है। अब इस डिप्लॉयमेंट का क्या रीजन है, देखिए, पहले इससे पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं। एमिड यूक्रेन वॉर, मिसाइल कैन कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड रीच ऑल ऑफ यूरोप, है ना। सारे यूरोप को वो कवर कर सकता है, इसलिए हम उसको लॉन्ग रेंज, यानी कि ये मिसाइल है भी लॉन्ग रेंज का। वॉरहेड्स ट्रेवल अप टू मार्च 10 एंड आर क्लेम टू बी इंटरसेप्शन प्रूफ। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कोइंसाइड्स विद यूएस लेड पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब देखिए, रशिया का जो रीजन है बेलारूस में इस मिसाइल डिप्लॉयमेंट का, तो रशिया क्या चाहती है, एक तो ऑलरेडी वहां पे रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, क्योंकि रशिया चाहती है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, और दूसरा ये कि एक रशिया जो चाहती है कि वो अपना एक डोमिनेंस बना के रखे किस एरिया में, जो यूरोपियन एरियाज है, यूरोप, और जो स्पेशली जो नाटो मेंबर्स है वहां के, उस एरिया में जो नाटो मेंबर्स है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो वहां पर जो है रशिया अपना एक डोमिनेंस बनाना चाहती है, अपना एक स्ट्रेंथ जो है वो शो करना चाहती है। कहाँ पे? क्योंकि बेलारूस एक ऐसा पॉइंट हो जाता है ना, जहां पे आप अगर मिसाइल को डिप्लॉय कर रहे हो, और सिंस वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है, तो वो क्या है, वो पूरे यूरोप को जो है वो कवर कर सकती है वो मिसाइल। ठीक है, तो रशिया का बहुत ही डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है ये। चलिए, सेकेंड न्यूज भी कवर कर लिए, थर्ड न्यूज पे आते हैं। तो डेनमार्क क्लोजेस 400 year postal tradition as digital communication makes physical mail uneconomical। यानी कि देखिए, ये एक इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सच में एक सैड न्यूज है, क्योंकि जैसे कि पहले के टाइम में जो हमारा ट्रेडिशनल मेल सिस्टम चला करता था ना, मेल मतलब वो ईमेल वाला मेल नहीं, जो पोस्टल सर्विसेज होते थे, जो हम खत लिखते थे लोगों को, फिर हम उसको डालते थे, फिर वो खत जिनको भेजना होता था वहां तक पहुंचता था, फिर वो पढ़ के फिर हमको जवाब देते थे उसका। तो ये जो है ना, अब यहाँ इंडिया में भी अगर हम देखें, तो इंडिया में भी अब ये सिस्टम जो है, अब धीरे धीरे ना इसका चलन कम होते जा रहा है। अब लोग जो है वो डिजिटल सर्विसेज पे ज्यादा रिलाय कर चुके हैं। अब कोई जो है
प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब पोस्ट कार्ड्स वगैरह कोई यूज नहीं करता है, और शायद से अब इंडिया में भी कुछ सालों में हमें ये देखने मिल जाए कि इंडिया में भी अब पोस्टल सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, जो मेल सर्विसेज है एक्चुअली। अब कोई किसी को लेटर भेज नहीं रहा है, अब हर कोई किसी को व्हाट्सएप किए जा रहा है, या जो भी सर्विसेज है डिजिटल कम्युनिकेशन के। तो देखिए, तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क वो पहला कंट्री बन गया है जिसने कि ऑफिशियली इस पोस्टल मेल जो सर्विसेज है उसको बंद करने का डिसीजन लिया है उसने, क्योंकि 90% देखिए 2000 से लेके आज तक इस चीज में डेनमार्क के अंदर 90% का हमने डिक्लाइन दिखा है। यानी कि लोग जो है अब पूरी तरह डिजिटल सर्विसेज पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अब जो ये इतने सालों से चली प्रथा है, करीब डेनमार्क में आई थिंक सो जैसा आर्टिकल में भी मेंशन है, 400 साल 500 साल पुरानी प्रथा जो है अब लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो डेनमार्क को भी इसे बंद करना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये काफी अनइकोनॉमिकल भी हो चुका था। तो ये जो वहां का पोस्टल सर्विस है, स्टेट पोस्टल सर्विस, पोस्ट नॉट डिलीवर्ड इट्स फाइनल लेटर्स after mail volumes fell by over 90% since 2000, making Denmark the first country to fully phase out the traditional mail। यानी कि डेनमार्क पहला कंट्री बना है इस वर्ल्ड में जिसने कि इस ट्रेडिशनल सिस्टम को हटा दिया है, और शायद से इंडिया में भी अब कुछ साल में ये दिखाई दे। चलिए, एनीवेज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ग्विना इलेक्ट्स मेमाडी डोम्बुआ एज प्रेसिडेंट। तो ये एक अच्छा न्यूज भी इसको हम कह सकते हैं, किसके लिए? ग्विना के लिए। तो ग्विना क्या है? ग्विना अफ्रीका का एक कंट्री है। प्रिसाइजली अगर हम बोले तो वेस्ट अफ्रीका, जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन है उसमें एक कंट्री है ग्विना। और नेबर की बात करें तो लाइक आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेबर आपका लिबेरिया हो सकता है, वहां पे है लिबेरिया, उसके सदर्न रीजन में है ग्विना के। चलिए, तो ये पढ़ते हैं आर्टिकल। ग्विना's transition back to civilian rule has been formalized with coup leader Mamadi Doumbouya elected president, according to provisional results announced on 31st December 2025. The vote concludes a turbulent political chapter in the mineral-rich West African nation following years of military-led governance। देखिए, तो ये जो है एक काइंड ऑफ अब वेस्ट अफ्रीका जो रीजन है, यानी स्पेशली ग्विना में, तो एक अब काइंड ऑफ वहां पे अब जो है डेमोक्रेसी का हम शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि ग्विना एक ऐसा कंट्री रहा है ना, ग्विना या फिर वेस्ट अफ्रीका एक ऐसा कंट्री रीजन रहा है जहाँ पे क्या है कि मिलिट्री गवर्नेंस बहुत साल तक रहा है। यानी कि अभी लेटेस्ट अभी तक जो है मिलिट्री गवर्नेंस यहाँ पे चलता ही रहा है, डेमोक्रेसी नहीं था। और इस बार अब फाइनली जो है, जो इलेक्शन हुआ है जिसमें से कि जो हमारे डोम्बुआ है, तो वो क्या है, वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये गुइना याद रखिएगा। अब देखिए, गुइना जो है, ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है मिनरल रिच वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, देखिए गुइना जो है बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच कंट्री है। और गुइना ही नहीं, जो मतलब जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, एक्चुअली अफ्रीका जो देखा जाए ना, तो अफ्रीका एक बहुत ही ज्यादा मतलब मिनरल रिच कंट्री है। अब वहां पे क्या क्या मिनरल्स जैसे हमें वहाँ मिलता है जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंस रखता है, पहला तो है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम, और उसमें भी स्पेसिफिकली देखें तो बॉक्साइट हो जाता है आपका, डायमंड्स वहां पे आपका एक्सकवेट होता है, माइनिंग होती है वहां पे, और भी कुछ कुछ जैसे आयरन ओर हो गया, आयरन ओर भी वहां पे बहुत अबेंडेंस में मिलता है। और ग्विना की बात करें तो गोल्ड एंड आयरन ओर जो है उसका स्पेसिफिक है। अब देखिए, इस चीज से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया और गुइना का जो है एक काफी साल से एक फ्रेंडली रिलेशन है, और एक लाइक काइंड ऑफ बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस है, ठीक है। तो अब सिंस अब एक डेमोक्रेसी आ चुका है गुइना में, तो इंडिया और गुइना के रिलेशंस भी मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। देखिए, अभी इन दोनों कंट्रीज में अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात हम करते हैं, तो गुइना में मोस्टली क्या है, हम यहाँ से क्या क्या भेजते हैं, हम इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, हम फूड ग्रेन्स वगैरह, राइस में भी हम नॉन बासमती राइस जितने होते हैं हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, हम फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम टेक्सटाइल्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उधर एक्सपोर्ट करते हैं। और गुइना से हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, हम मोस्टली मिनरल्स वगैरह, गोल्ड हो गया आपका, आयरन ओर हो गया, और जितने भी होते हैं डायमंड वगैरह हो गया, तो ये सब जो है हम इंपोर्ट करते हैं गुइना से। तो अब क्या है कि
इस हिस्टोरिक जो आया है डिसीजन, जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश अब हो रहा है, तो उससे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो काफी बेनिफिट जो है इंडिया के ट्रेड को दिखाई दे सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। श्रीलंका हैज फॉर्मली एक्नॉलेज्ड इंडिया स्विफ्ट एंड लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉज्ड बाय द साइक्लोन दितवा। देखिए, तो लास्ट ईयर 2025 नवंबर मंथ में एक साइक्लोन आया था दितवा, ठीक है, दितवा, साइक्लोन दितवा। तो ये साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन के जो नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, जो इंडियन ओशन है उसके नॉर्दर्न रीजन में जो है ये साइक्लोन डेवलप हुआ था। अब ये इसने कहाँ कहाँ जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट दिखाया था, तो इस साइक्लोन की वजह से श्रीलंका पे जो है एक बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट था, बहुत ही लॉस हुआ है श्रीलंका को और उसकी गवर्नमेंट को। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है इसका इफेक्ट थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल साइड में, सदर्न बे ऑफ बंगाल साइड में हुआ था। यानी कि इंडिया में इसका जो इफेक्ट है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी के रीजन्स में हुआ था। हालांकि यहाँ पे फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और हेवी रेनफॉल हुई थी, लेकिन श्रीलंका में इस साइक्लोन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट था। तो सिंस श्रीलंका इतनी ज्यादा मतलब इफेक्ट की वजह से काफी वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहे थे, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। तो इस ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू इंडिया ने जो है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उन्होंने भेजा। अब देखिए, अब एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो ये जो साइक्लोन दितवा है, जो ये साइक्लोन दितवा है, तो इसका नेमिंग किस कंट्री ने किया है, ठीक है। तो हमें पता है ये चीज कि हमारे यहाँ जितने भी साइक्लोन बनते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं ग्लोबली भी जितने साइक्लोन बनते हैं, जिस भी ओशन में साइक्लोन बन रहा है, तो एक ग्रुप होता है और टर्न वाइज जो है, टर्न वाइज कंट्रीज जो है साइक्लोन का नाम रखती है। जैसे कि जो ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन है, तो उसमें जैसे कुछ कुछ कंट्रीज के मैं एग्जांपल बताऊं कि कौन कौन है उस कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान भी है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, थाईलैंड है, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ कंट्रीज है जो कि इस रीजन में आपको आती है, और इस रीजन में जो भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो उन सब का नेमिंग इन्हीं कंट्रीज करती है, और वो अल्फाबेट नॉट अल्फाबेटिकल, वो एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो इस बार जो ये साइक्लोन दितवा आया है, इसका नेमिंग किसने किया है, तो इसका नेमिंग किया गया है जो कंट्री है यमन। यमन अभी जो हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा था, है ना, जो मुकल्ला पोर्ट था, तो वही यमन जो है इसने इस साइक्लोन का नाम रखा है, यानी कि साइक्लोन दितवा। चलिए, और क्या ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। चलिए, अब हम नेशनल न्यूज पे आते हैं। तो ये 5th आर्टिकल हमारा हो गया इंटरनेशनल पर। अब हम नेशनल की बात करते हैं। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड विज्ञानी पाथा लैबोरेटरीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कर्नाटका। तो देखिए, अभी रिसेंटली क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने कर्नाटका जो गवर्नमेंट स्कूल है कर्नाटका में, और एक पार्टनरशिप उन्होंने किया है किसके साथ, सी एंड फाउंडेशन के साथ। तो उन्होंने क्या किया है, एक विज एआई पाथा। तो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन कह सकते हैं, एआई एजुकेशन है, जिसमें से कि ये एक इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, जिसमें से कि जो स्कूल्स है, हम उसको आगे के जो एआई स्किल्स है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्किल्स है, हम उसके लिए उसको डेवलप कर रहे हैं। इसमें क्या है, सिर्फ हम एआई का यूज नहीं करेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हम डेवलप करने वाले हैं। जो स्टेम होता है ना, जो स्टेम जिसको हम कहते हैं, क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम, रोबोटिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, डिजिटल इनोवेशन वगैरह हो गया। तो इन सबको भी जो है एनहांस करने के लिए इस पायलट स्कीम को हमने इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। अब देखिए, ये इनिशिएटिव जैसे मैंने बोला, सी एंड फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद कर्नाटका गवर्नमेंट, तो इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है इस फाउंडेशन को, इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, और इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज एट अमरावती ऑफ विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अमरावती में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट पहला न्यूज हमारा हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो असम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8 स्टेट पे कमीशन, taking a proactive step ahead of the scheduled expiry of the 7th pay commission on January 1, 2026। तो हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ये बोला है
कि जो स्टेट का जो पे कमीशन है, जो 8 स्टेट पे कमीशन है, तो उनको जो है तो उसको जो है इस साल यानी कि 1 जनवरी 2026 से अब जो है उसको एक्टिव किया जाएगा, यानी कि उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जाएगा। अब देखिए ये जो पे कमीशन है, ये पे कमीशन किसके अंडर आती है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये पे कमीशन किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब देखिए ये जो पे कमीशन है, ये हर साल इसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है? इसको क्या किया जाता है? हर साल नहीं, सॉरी, हर 10 साल पे इसको रिवाइज किया जाता है। तो जो आखिरी पे कमीशन, जो कि 7th पे कमीशन था, उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? उसको 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो इफेक्ट में कब से आया है? 2016 से। इसलिए उसका जो है टेन्योर अब एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से हमारा नेक्स्ट पे कमीशन यानी कि 8 पे कमीशन आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमारा सेकेंड आर्टिकल हो गया। थर्ड की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल कम्युनिकेशन इनिशिएटिव ई स्वास्थ्य संवाद to promote transparency, coordination and administrative efficiency in the medical education system। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, जिसको हम क्या कहते हैं? ई स्वास्थ्य संवाद। देखिए, तो मेडिकल जो एजुकेशन का फील्ड है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए, जो कि काफी लैक कर रहा है हमारी कंट्री में, तो ये राजस्थान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इसमें ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने का और इस फील्ड में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाने के लिए। चलिए फोर्थ न्यूज की हम बात करें तो गोवा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग 4 तालुकास ऑफ साउथ गोवा। देखिए, तो गोवा गवर्नमेंट ने फाइनली डिक्लेयर किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब गोवा में 3 डिस्ट्रिक्ट्स होने वाले हैं। तो पहले जो है 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे गोवा में, पहला नॉर्थ गोवा और दूसरा साउथ गोवा। अब जो ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, ये साउथ गोवा में से ही थोड़ा सा काट के वो एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला है, जिसमें साउथ गोवा के 4 तालुकास होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ न्यूज पे आते हैं। तो इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड एंड विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय अगस्त 2027। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अब, चलिए अब हम कुछ अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज पे आते हैं। ठीक है, तो वॉरेन बुफे हैज relinquished his role as CEO of Berkshire Hathaway after leading the company since 1965। यानी कि जो कंपनी है बर्किशायर हाथावे, तो अब उसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, कौन? वॉरेन बुफे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है अब नए अपॉइंट किए गए हैं। अब वो कौन होने वाले हैं? एयर मार्शल नगेश कपूर। कौन होने वाले हैं? एयर मार्शल नगेश कपूर। देखिए, विल अज्यूम द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन जनवरी 1, 2026। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने नंदेश्वर तिवारी को उन्होंने रिप्लेस किया। किसने? नागेश्वर कपूर ने, नागेश कपूर में, सॉरी। चलिए अब हम साइंस टेक और डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट परफॉर्म्ड आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। तो देखिए, एक ग्लाइकोमा करके एक यहाँ पे हम ना एक ग्लाइकोमा के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक काइंड ऑफ हमारे आंख में एक प्रॉब्लम होता है, मतलब ये एक ब्लाइंडनेस का एक कॉज होता है, जिसमें इस ब्लाइंडनेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। और ये एक इंडिया में जो है ये बहुत ही ज्यादा एक ब्लाइंडनेस में कह सकते हैं, ये कॉमन बीमारी है इंडिया में। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, तो ये जो नया टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे ग्लाइकोमा के इफेक्ट को जो है हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी जो सर्जरी है उसको हम थोड़ा और एक सेफर लेवल तक हम उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्जरी यूज्ड अ स्टैंड माउंटेड स्पेक्ट्रालिस सिस्टम एंड अ 3D ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो HAL मतलब हिंदुस्तान, इसका आप HAL का आप फुल फॉर्म बताएंगे? लॉन्चेस ध्रुव एनजी फॉर सिविल एविएशन। चलिए, तो बैंगलोर ने ऑफिशियली लॉन्च किया है क्या? इंडिया का पहला होम ग्रोन हेलीकॉप्टर, यानी कि ध्रुव एनजी। देखिए, तो होम ग्रोन हेलीकॉप्टर मतलब क्या हुआ? ये हमारा पहला इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है। ठीक है,
जो कि अपना मेरिन फ्लाइट लेने वाला है, ठीक है। दिस मॉडर्न मल्टी रोल सिविल एयरक्राफ्ट इफ इज क्राफ्टेड इन इंडिया, यानी कि ये इंडिजीनियस है, पोजिशनिंग द नेशन एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर इन द ग्लोबल एविएशन। तो ये नाम याद रखिएगा, ध्रुव एनजी, ठीक है। अब डीआरडीओ जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। जो डीआरडीओ जो है वो 1 जनवरी को उसने अपना 68 फाउंडेशन डे उन्होंने सेलिब्रेट किया है। अब चलिए डीआरडीओ के बारे में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो करंट प्रेसिडेंट है वो है समीर वी कमात, ठीक है। और जो फॉर्मर चेयरमैन इनके रह चुके हैं वो है डॉक्टर वी आर राव। तो प्रेसिडेंट और चेयरमैन में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, ये फॉर्मर चेयरमैन है, ये अभी नहीं है। अब देखिए मोटो की हम बात करें तो बलस्या मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्या मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ये डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट है, स्टैटिक फैक्ट्स है जो कि याद रहना चाहिए। चलिए, अब ग्लोबल स्टेज में बात करें, नेक्स्ट न्यूज जो है, नासा प्रिपेयर कर रही है आर्टेमिस 2, जिसको कि फरवरी के लिए शेड्यूल किया गया है। तो नासा क्या बना रही है? नासा ने क्या प्रिपेयर किया है? आर्टेमिस 2, जिसको कि फरवरी के लिए, फरवरी 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है। अब ये आर्टेमिस 2 क्या करने वाली है? ये आर्टेमिस 2 को जो है ये ह्यूमंस को हमारे अर्थ के बाहर जो है मून के आसपास जो है लेके जाने वाली है, बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। तो यानी कि अर्थ का जो ऑर्बिट है, एक देखिए 2 ऑर्बिट्स होते हैं, तो जो लोअर ऑर्बिट है उसी के आसपास, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है लेके जाने वाली है, और मून के आसपास जो है इसको लेके जाने वाली है। एंड इज मार्किंग द फर्स्ट जर्नी सिंस अपोलो 17 इन 1972। तो इस मिशन का नाम क्या है? इसका है आर्टेमिस 2, ठीक है। देखिए नासा के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? जुलाई 29 1958। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स इसका है वॉशिंगटन डीसी में। और इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेरेड आइजकमैन, ठीक है, जेरेड आइजकमैन। चलिए, अब हम कुछ स्पोर्ट्स न्यूज पे आते हैं। तो पहला देखते हैं, 14 year old climbing sensation Amaira Khosla clinched the gold medal in youth girls category under 17 category at the 29th National Sports Climbing Championship 2025, underlining India's growing strength in competitive climbing, ठीक है। तो यानी कि 14 ईयर जो 14 साल की लड़की है अमायरा खोसला, तो ये जो यूथ गर्ल्स चैंपियनशिप है, यूथ गर्ल्स कैटेगरी सॉरी, तो जो 29 नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप है, तो उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। और ये अब इंडिया के जो क्लाइंबिंग कंपटीशन है उसमें एक लाइक एक फॉरवर्ड ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? तो ये चैंपियनशिप जो है ये बैंगलोर में हुआ था, और 26 से लेके 29 दिसंबर तक इसका टेन्योर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? दोहा में हुआ है। और मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल जो है 9वीं बार उन्होंने वापस से जीता है। याद रखिएगा किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड ब्लिट्स टाइटल फॉर द 9th टाइम। हालांकि लेकिन अर्जुन, और साथ ही साथ अर्जुन एरिगाइसी जो है उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, मेकिंग बोथ प्लेयर्स द ओनली वन टू विन 2 मेडल्स एट द सेम इवेंट। तो याद रखिएगा गोल्ड किसने जीता है और ब्रॉन्ज किसने जीता है, कहां पर? जो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप है वहां पर, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन reclaimed the blitz crown with a historic 9th title. India's Arjun Erigasi impressed with consistent brilliance but settled for bronze, ठीक है। द करंट वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन इज इन द नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, जिसने जिन्होंने कितनी बार जीता है? ये उनका 9th टाइटल है, ठीक है, ये उनका 9th टाइटल है। चलिए, अब वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन जो ब्लिट्ज चैंपियन है वो है बिबिसारा असाओबाएवा, ठीक है। तो वो कहाँ की है? वो कजाकिस्तान की है, और वो करंट वुमेन जो है ब्लिट्ज वर्ल्ड चैंपियन रही है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज पे आता है नोवाक डिजोकोविक के बारे में। तो ये एक फेमस टेनिस प्लेयर है जिनको हम सब जानते हैं। तो वो जो 13th मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उन्होंने ये जीता है, यानी कि जो ये 13th सीरीज है इस अवार्ड का, तो ये नोवाक डिजोकोविक जो है वो इसके विनर रहे हैं, ठीक है, डिजोकोविक। चलिए, अब शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तौन, बहुत ही लंबा नाम है,
क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, ठीक है। ये जो है, चलिए हम उनको शेख हमदान बोलते हैं, शेख हमदान। तो ये जो हमारे शेख हमदान है, ये क्या है, ये दुबई के जो है क्राउन प्रिंस है, ठीक है। दुबई के क्या है, ये क्राउन प्रिंस है। साथ ही साथ ये उधर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, किधर के, यूएई के, एंड द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दुबई, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, तो ये जो 2025 का ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड था, इन्होंने इसको होस्ट किया था। तो जिसके की विनर कौन रहे हैं, जो ये 13 सीरीज था, इसके विनर कौन रहे हैं, हमारे नोवाक सर, ठीक है। चलिए अब अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पे हम आते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली, sorry, which foundation day has DRDO celebrated on 1st January 2026? तो क्या हमने किया है, 68 फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है। चलिए, recently who clinched the gold medal in the youth girls category at 29th स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप? तो वो कौन है, वो है हमारी अमायरा खोसला, यानी कि 14 ईयर ओल्ड जो है गर्ल ने, अमायरा खोसला ने ये चैंपियनशिप जीता है गोल्ड मेडल के साथ। चलिए, विच फेमस टेनिस प्लेयर वाज अमंग द विनर्स ऑफ द 13 इतना इतना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? तो वो कौन है, हमारे नोवाक सर। वो कौन है, जो 13 सीरीज के विनर है, वो है नोवाक सर। चलिए, which helicopter recently completed its maiden flight after being launched at Bengaluru's first homegrown helicopter? तो वो क्या है, वो है ध्रुव NG। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड विज्ञानी पथा लैबोरेटरीज इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विच स्टेट? तो किसके गवर्नमेंट स्कूल के था, तो वो था कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। चलिए, अब कुछ हम बिहार करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, तो जो पहला हमारा है बिहार स्पेसिफिक, तो अभी रिसेंटली जो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, तो रिप्लेस किया गया है उनको, और जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए, सॉरी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं पटना हाई कोर्ट के, वो है हमारे श्री जस्टिस संगम कुमार साहू। तो जो जस्टिस संगम कुमार साहू है, वो पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे, और अभी फिलहाल जो है वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, संगम कुमार साहू, जो कि कहाँ पे थे, उड़ीसा हाई कोर्ट के पहले जज हुआ करते थे, अभी वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। चलिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इज कंडक्टिंग अ नेशन वाइड सर्वे टू एक्सेस टोबैको यूज to assess tobacco use among India's youth through Global Youth Tobacco Survey covering students from grade 8 to 10 to help combat tobacco addiction। देखिए, अब आज के टाइम में अगर हम देखा जाए, तो ये जो टोबैको और निकोटीन की जो एडिक्शन है, वो अभी जो छोटे जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली जो क्लास 8 to 10 वाले बच्चे होते हैं, तो अभी ये एडिक्शन जो है वो बहुत कॉमन पाया गया है इन बच्चों में। तो इसी चीज को एसेस करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इशू किया है, उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि वो देख सकें कि क्या पॉपुलेशन है, बच्चों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे जो टोबैको एडिशन है उसको कैसे की कॉम्बैक्ट किया जा रहा है, जो कि एडिक्टेड है उसके, इसलिए वो लॉन्च किया गया है। चलिए, बिहार की बात करें, तो द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज इशूड इंस्ट्रक्शन टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच विल कंडक्ट द सर्वे इन कोऑर्डिनेशन विद द हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो सिंस यूनियन गवर्नमेंट ने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो हमारे बिहार गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि इस पे एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखा है, एक इंस्ट्रक्शन भेजा गया है हर डिस्ट्रिक्ट में कि जो ये स्कीम चल रहा है, कि आप उस पे जो है प्रॉपर असेसमेंट किया जाए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाए, किसके साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ। चलिए, अब कुछ मेंस रिलेटेड देखते हैं। इंडिया स्पेस प्रोग्राम अ पीपल स्पेस जर्नी, ठीक है। तो इस आर्टिकल का कोर आइडिया क्या है? देखिए, जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है ना, वो काफी ज्यादा आज के टाइम में हम देखें तो वो काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका है, ठीक है। जो हमारा पहले का स्पेस मिशन हुआ करता था और जो हमारा आज का स्पेस मिशन हो रहा है, जो चल रहा है, तो काफी ज्यादा उसमें बदलाव आया है। कहाँ से बोल सकते हैं? साइंटिफिक मिशन से लेके कहाँ तक, लेके डिप्लोमेसी एंड नेशनल आइडेंटिटी तक, ठीक है। यानी कि पहले स्पेस को हम कैसे देखते थे? पहले हम स्पेस को एक हाई एंड साइंस की तरह देखते थे, यानी कि पहले जो हमारा स्पेस मिशन हुआ करता था, हम इसको बस एक साइंस के रूप में देखते थे कि हाँ चलो स्पेस है, तो ये एक साइंस है, इसका कोई अंत नहीं है, ये पूरा स्पेस थ्योरी जितना भी है, कॉस्मिक थ्योरी वगैरह, तो ये सब साइंस है। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा स्पेस मिशन है, इसको हम एक कंट्री का हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि इससे हमारा नेशन का आइडेंटिटी बिल्डअप होने वाला है और हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, यानी कि नेशन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह अब हमें देखते हैं इसको। तो आज के स्पेस मिशन क्या होता है, सिटीजन को इंस्पायर करते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट को गवर्नेंस को स्ट्रेंथन भी करते हैं और क्रिएट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पावर। सुभांशु शुक्ला अबोर्ड आईएसएस 2025, जैसा कि लास्ट ईयर हमारा हुआ था जो आईएसएस मिशन था, जिसमें कि हमारे इंडिया से जो सुभांशु शुक्ला जी थे वो स्पेस में गए थे, है ना। तो इसीलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है इस चीज को, डिफाइनिंग चैप्टर ऑफ द अमृत काल। तो इस आर्टिकल से हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा स्पेस मिशन रहा है वो ओवर टाइम कितना ज्यादा चेंज हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, जब से इसरो का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेके आज तक 2000 लेटेस्ट 2025 तक, और इस साल 2026 में भी काफी ज्यादा हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखाई दिया है। चलिए कुछ लैंडमार्क स्पेस मिशन की हम बात करें तो लूनर मिशंस की अगर हम बात करें तो पहला जो चंद्रयान 1 मिशन हुआ था 2008 में, है ना, उसमें क्या हुआ था, मून पे वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस हमें दिखाई दिया हुआ था। अब चंद्रयान 2 देखें तो 2019 में चंद्रयान 2 हुआ था जो कि वो काइंड ऑफ अनसक्सेसफुल भी रहा है, पार्शियली सक्सेसफुल था, पूरा सक्सेसफुल नहीं था। उसमें क्या था, हाई रेजोल्यूशन लूनर मैपिंग था, अनप्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर फ्यूचर लैंडिंग के लिए। हालांकि ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल ही रहा है। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये एक लाइक काफी टाइम के बाद फाइनली एक सक्सेसफुल लूनर मिशन जो था हमारा चंद्रयान 3, जो कि कब था 2023 में। इससे क्या था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग नियर लूनर साउथ पोल। अब जो मून का जो साउथ पोल है इसमें जो पहला लैंडिंग किया गया है वो हमारे इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन ने किया है, इसलिए इसको हम एक हिस्टोरिक मिशन भी कह सकते हैं, जिसमें कि विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर का यूज किया गया था। अब इसने क्या किया था, मास पब्लिक इंस्पिरेशन को इसने ट्रिगर भी किया था, यानी कि इतने साल बाद जब फाइनली एक लूनर मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ तो हमारे पूरे इंडिया में इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं, एक्चुअली सिर्फ इंडिया में भी नहीं ग्लोबल में भी हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है और इंडियन पॉपुलेशन को भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है कि हम इस सेक्टर में हम अपना करियर हम बना सकते हैं, हम और आगे इस पे काम कर सकते हैं। चलिए अब इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करें तो पहला है मॉम, जिसको कह सकते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि हम कहते हैं मंगलयान 2014। तो ये इसका पहला अटेम्प्ट था, वो सक्सेसफुल था और ये मेड इन इंडिया था। ठीक है, पहला एशियन नेशन एट मार्स, चौथा ग्लोबली था। ठीक है, दूसरा देखिए आदित्य L1, आदित्य L1 जो कि 2023 में इसको भी लॉन्च किया गया था। तो इसका काम क्या था, जो सन से जो कोरोना रेज निकलती है उसको स्टडी करने के लिए और स्पेस का वेदर को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपोसैट जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था, एक्सपोसैट इसने क्या किया था कि ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए इसे हमने भेजा था एक्सपोसैट को। अब ये था स्पेडेक्स 2024 इन ऑर्बिट डॉकिंग क्रूशियल फॉर स्पेस स्टेशन, यानी कि जो स्पेस डॉकिंग था जिसमें कि इंडिया फोर्थ कंट्री ऐसा बना था कि जो स्पेस में डॉक कर सके, तो उसको हम स्पेडेक्स बोले थे। बजट की बात करें तो 2013-14 में 5000 करोड़ के आसपास इसका बजट था और 2025-26 में इसका जो बजट था वो कुछ 13,000 करोड़ के आसपास का इसका बजट रखा गया था। स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो 44 बिलियन डॉलर्स के लिए हमने इसको प्रोजेक्ट किया गया था। अब कुछ की इनिशिएटिव्स हम देखेंगे तो साउथ एशिया सैटेलाइट रीजनल कनेक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए G20 सैटेलाइट 2023, किसके लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए। और कोलैबोरेटिव मिशंस की बात करें तो पहला नासा इसरो निसार, जिसको हम निसार कहते हैं, तृष्णा फ्रांस के साथ हमने कोलैबोरेट किया, ल्यूपिक्स हमने जापान के साथ किया, और जापान का जो स्पेस है एजेंसी उसको हम जक्सा बोलते हैं। उसके बाद एसास प्रोबा 3, जिसको कि किसने गाइड किया, गाइडेड बाय वसुधैव कुटुंबकम। चलिए तो ये था आज का हमारा कुछ करंट अफेयर्स जिसको जिसमें कि हमने सारे सेक्टर्स को कवर किया है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखेंगे इस सेशन को। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।